गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सेमीगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण के दूसरे अंग पर, जिसका नाम है शब्द विचार। मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला अंग होता है, उसका नाम होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार को हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द विचार पर। ध्यान से करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि शब्द विचार क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। शब्द विचार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शब्द विचार को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है अंग्रेजी में। और शब्द विचार में हम बात करने वाले हैं कि जो शब्द है, एक शब्द पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे, एक शब्द के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो शब्द है किस प्रकार बनते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार शब्दों को विच्छेद किया जाता है, किस पर इन्हें बनाया जाता है। इस पर हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी या शब्द विचार पाठ के अंदर क्या मुख्य बातें हम सीखेंगे। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके सामने लिखा गया है कि शब्द किसे कहते हैं। इस पाठ में आप क्या सीखेंगे, ये दिया गया है। सबसे पहले इस पाठ में आप क्या सीखेंगे, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, शब्द किसे कहते हैं आप देख पा रहे हैं। और दूसरा, आप इस पाठ के अंदर सीखेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं और शब्द के भेद कितने होते हैं। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए पाठ को शुरू करते हैं। ये जितने भी पूर्व ज्ञान परिचय यहाँ पे पूछे गए हैं, पूर्व ज्ञान की आपसे परिचय लिया जाता है, आपसे देखा जाता है कि आप कितना परिचित हैं इन शब्दों से। कोशिश करिएगा, आपकी पुस्तक में दिए गए इनको पढ़िएगा। और ये जो पुस्तक मैंने ली है, इसमें आपको जो चीज़ें बताई गई हैं और ज़्यादा खोलकर बताई गई हैं और अच्छे से बताई गई हैं। हो सकता है आपकी पुस्तक में इस तरह से खोलकर ना दिया गया हो, परंतु जिस तरीके से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, इसमें पूरे तरीके से खोलकर इसको दिया गया है ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। इसमें किसी भी तरह की, हम कह सकते हैं कि आपको कठिनाई नहीं आएगी। उसके बाद में, इसको करने के बाद में आपके स्वयं मूल्यांकन चार्ट जो दिया गया है, इसको करने का प्रयत्न करिएगा। देखिएगा कि आप कितना मूल्यांकन कर पाए खुद का। स्वयं मतलब कि खुद का मूल्यांकन मतलब कि एनालिसिस करना। आप देखना कि आपने कितना मूल्यांकन किया, कितनी आपको जानकारी थी इस पाठ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हमने आज से पहले वाली वीडियो में हमने किया था कि वर्ण क्या होते हैं, जो कि क ख ग या हमारी जो भी वर्णमाला है, उसके जो शब्द आपस में मिलते हैं, उसके जो वर्ण आपस में मिलते हैं वो शब्द बनाते हैं। और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और ज़रूरी है कि हर एक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ हो, क्योंकि यदि उसका अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होगा, तो उसका हमारे जीवन में कोई प्रयोग ही नहीं होगा। जैसा आप यहाँ पर उदाहरण में देख पा रहे हैं, अ, ना और र, इन तीनों वर्णों को आपस में जोड़ा गया और इससे बना अनार। और अनार का अर्थ आप सभी जानते हैं, एक फल होता है। इसी प्रकार जब अलग अलग या सार्थक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है और उससे हमें जो प्राप्त होता है उसे ही शब्द कहा जाता है। डेफिनेशन पर ध्यान करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ऐसे वर्ण जो कि जिनका योग सार्थक रूप में हुआ है, अर्थ के रूप में हुआ है, उन्हें ही शब्द कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अ, ना, र, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया तो इससे अनार बना, एक फल बना। अगर अब यहाँ पे क नार, यहाँ पर क होता तो उसका कोई अर्थ नहीं था, अर्थात वो सार्थक नहीं था। आइए, ये डेफिनेशन है, ध्यान से इसको याद रखिएगा कि वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन को। अलग अलग आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, परंतु सही होनी चाहिए जी। अब शब्द के भेद जो हैं उन पे बात करेंगे। शब्द के भेद हैं, उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शब्द दिया गया है सबसे पहले, और एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया गया है जिसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द दिए गए हैं, रचना के आधार पर दिए गए हैं, अर्थ के आधार पर दिए गए हैं और प्रयोग के आधार पर आपके पास में शब्द दिए गए हैं। याद रखिएगा, शब्द के यदि भेद पूछे जाते हैं आपसे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सभी पुस्तकों में दिया इसी प्रकार ही जाएगा कि शब्द के 4 भेद होते हैं, परंतु उन 4 श्रेणियों को खोलकर नहीं दिया जाता है, केवल नाम दे दिए जाते हैं। आज जिस पुस्तक से हम करने जा रहे हैं, आज जो आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो के अंदर सभी जो शब्द के श्रेणियां हैं उन सभी को खोलकर किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा,
देखिए सबसे पहले जो भेद आपके पास में दिया गया है वह दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक है। जिसमें 4 भेद में सबसे पहले दिया गया तत्सम, फिर दिया गया तद्भव, फिर दिया गया देशज और फिर दिया गया विदेशी। एक शब्द और मैं इसके अंदर मिलाना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, आप सुन लीजिएगा। संकर शब्द, संकर शब्द जो है वो भी एक भाग होता है उत्पत्ति के आधार पर। आप सभी के पाठ्यक्रम में, आप सभी के सिलेबस में इसको नहीं रखा जाता है, परंतु हमारे लिए इसको जानना भी जरूरी है। संकर शब्द जो होता है वो भी उत्पत्ति के आधार पर शब्द का ही एक भेद है। सो अभी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम जानते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब किसी चीज के जैसा, उसके समान। तत् और सम, इस शब्द का अर्थ है, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है उसके जैसा, उसके समान। अर्थात ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से हिंदी में प्रयोग में लाया गया है और उन्हें उसी रूप में ही जैसे वह संस्कृत में थे, संस्कृत के समान ही हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। तो ये देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। अर्थात संस्कृत के समान वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के जिन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया गया है, जैसे वह संस्कृत में थे वैसे का वैसे ही उनका प्रयोग कर लिया गया है, तो उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। आसान शब्दों में एक बार फिर से सुन लीजिए। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं जैसे वह संस्कृत में थे, उन्हें हिंदी में लाकर बदला नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इन शब्दों के उदाहरण बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया है अग्नि। अब अग्नि को अगर हिंदी में बात करें तो आग कहा जाता है, परंतु संस्कृत में अगर तत्सम शब्द में बात करें तो उसे अग्नि कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ प्रकाश शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकाश को रोशनी कहा जाता है, सूर्य को सूरज कहा जाता है, वायु को हवा कहा जाता है, आकाश को आसमान कहा जाता है, रात्रि को रात और कर्म को काम कहा जाता है। अर्थात इन शब्दों को संस्कृत से ठीक उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग किया गया है जैसे वह संस्कृत में थे, ठीक है। तत्सम मतलब समान, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से उसी प्रकार हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है जैसे वह संस्कृत में थे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तद्भव पर। अब तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव शब्द वह सब शब्द हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से हिंदी में लाया तो गया है, परंतु उनके रूप में हिंदी के अनुसार परिवर्तन कर दिए गए हैं। उन्हें संस्कृत से लाया गया है परंतु उनके रूप में हिंदी के अनुसार परिवर्तन कर दिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जा सकता है। देखिए जैसे अग्नि आग, उसी प्रकार प्रकाश रोशनी, सूर्य सूरज, वायु हवा, ठीक है, और आसमान आकाश, रात्रि रात, कर्म काम, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आपके सामने ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में तत्सम में प्रयोग किए गए थे उन्हें तद्भव के रूप में लाके हिंदी में आसान कर दिया गया है या हिंदी के अनुसार बदल दिया गया है। सो तत्सम में उसी प्रकार के शब्द रहेंगे और तद्भव में उनमें बदलाव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप, इनको देखिएगा ध्यान से। कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप देखिए ध्यान से। जिस प्रकार कर्म और काम ये तत्सम है और यहाँ पर तद्भव है। इसी तरह देखिए तत्सम दधि, दधि का अर्थ होता है दही तद्भव में। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन सा जो शब्द है तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द है तद्भव नहीं है। या जैसे क्षेत्र दिया जाएगा आपको तो आपको कहा जाएगा कि क्षेत्र शब्द का तद्भव रूप बताइए, तो क्षेत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? खेत है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह ग्राम, ग्राम का तद्भव रूप क्या है? गांव है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे में देखिए आप देशज शब्द, जी देशज शब्द, देशज शब्द अर्थात जो देश के शब्द हैं, वे शब्द जो क्षेत्रीय या स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन में हिंदी में आ गए हैं। ऐसे कुछ शब्द जिनका प्रचलन हो गया है हिंदी में स्थानीय भाषाओं के कारण, क्षेत्रीय भाषाओं के कारण, वे क्या कहलाते हैं? वह देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, खटपट,
खिचड़ी, झुग्गी, तोंद, इस तरह के जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग कर लिया गया है हिंदी में, जो कि हमारे देश के शब्द हैं। इन शब्दों को हमारे देश में ही बनाया गया है। इसके बाद में देखिए घ रूप दिया गया है विदेशी शब्द, और विदेशी शब्द इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आए हुए हैं, क्योंकि ये आए हैं, आगत आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये विदेशियों के संपर्क से, जो विदेशी लोग हैं उनके संपर्क से ये हिंदी में आ गए हैं और इनका प्रचलन हिंदी में होने लगा है। इसलिए ही इन शब्दों को क्या कहा जाता है? इन शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे स्कूल, कमीज, बटन और इत्यादि और बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम प्रयोग में लेके आते हैं विदेशी शब्दों के रूप में। आइए आपको दिखाता हूँ कि किन किन भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, किन किन भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए, हिंदी में प्रचलित विभिन्न विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द देखिए ध्यान से। अंग्रेजी जो शब्द हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन से शब्द हैं? अंग्रेजी से शब्द आए हैं कॉलेज, अपील, पेंसिल, गार्ड, स्टेशन, कंपनी, रेडियो, रेल, साइकिल। इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो शब्द हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में फारसी शब्द कौन से आए हैं हिंदी में? फारसी और मुसलमानों के संपर्क से जो हिंदी में आने लगे हैं। जी, जैसे बीमार, अनार, आचार, चश्मा आदि, ये सभी शब्द फारसी हैं और इनको आज हिंदी में प्रयोग में लाया जाने लगा है। इसी तरह से अरबी शब्द कौन से हैं? अरब के लोगों के संपर्क से हिंदी में जो शब्द आए हैं, जो अरब के लोगों से संपर्क होने में जो शब्द हिंदी में आए हैं। आप देखिए जो अरबी शब्द होंगे, ठीक है, उनके अंदर आपको क्या है? नुक्ता मिलेगा। नुक्ता क्या होता है? जो किसी शब्द के पैर में बिंदी लगाई जाती है। और नुक्ता का प्रयोग हिंदी के 5 शब्दों में या 5 वर्णों में किया जाता है। क, ख, ग, ज और फ। इनके पैर में जो है नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनका जो उच्चारण है, जिस प्रकार से हम जहर बोलते हैं, जहर, जब ज के पैर में बिंदी होती है तब वह ज के रूप में पुकारा जाता है। उसके बाद में आता है तुर्की शब्द। अब तुर्की भाषा के संपर्क से या तुर्की लोगों के संपर्क से जो हिंदी में आए हैं वह कौन से हैं? कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, लाश, बहादुर, ये सभी शब्द कौन से हैं? तुर्की शब्द हैं। इसके बाद में पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली जो भाषा या पुर्तगाली लोगों के संपर्क से जो हिंदी में आए वह कौन से हैं? अलमारी, आलपिन, तंबाकू, कनस्तर, कमीज, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये सभी शब्द आए हैं पुर्तगाली भाषा से या पुर्तगाली लोगों के संपर्क से। फिर आया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी शब्द कौन कौन से हैं? फ्रांसीसी लोगों के संपर्क से जो शब्द हिंदी में आए हैं वो कौन से हैं? पुलिस, बिगुल, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर, ये सभी शब्द कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और फ्रांसीसी लोगों के संपर्क से ये हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, ठीक है। इसके बाद में चीनी। चीन के जो कुछ शब्द हैं वो कौन से हैं? तूफान, लीची, चाय। याद रखिएगा चीनी और चाय। चीनी लोगों ने जो हमें शब्द दिया है वह चाय है, ठीक है। उसके बाद में यूनानी शब्द। यूनानी शब्द कौन से हैं? यूनानी लोगों के द्वारा जो शब्द हिंदी में प्रयोग में आए और हिंदी में प्रयोग लाए जाने लगे, उन शब्दों में टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, ये सभी शब्द क्या है? यूनान से आए हैं और इनको यूनानी भाषाओं से लिया गया है, इनको प्रयोग किया जाने लगा है। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिनके 4 भेदों पर हमने बात की थी। एक बार फिर से देख लीजिएगा इन सभी को। देखिए वर्णों, सबसे पहले हमने बात की थी कि शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने शब्द के 4 भेदों पर बात की, उत्पत्ति के आधार पर बात की, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्दों के बारे में बात की। उसके बाद में हमने यहाँ बात की जो ऐसे शब्द थे जो कि अंग्रेजी भाषा से आए, फारसी भाषा से आए, अर्थात तो जो विदेशी शब्द हैं उन पर चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे शब्द के दूसरे रूप पर, जिसका नाम है रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं इनकी संख्या 3 मानी जाती है, और इसमें सबसे पहले है रूढ़ शब्द, फिर है यौगिक शब्द और फिर है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आपके पास में पत्ता लिखा हो, अब प और ता को अलग कर दिया जाए तो जो पत्ता है वह शब्द जो है
उसके कोई अर्थ नहीं रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े कर दें और उन शब्द का कोई अर्थ ना रहे, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, अर्थात ये जो शब्द बन जाता है ये अपने आप में ही पूरा होता है। अगर इसको तोड़ देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कार्य और गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात इनका जो शब्द है वह रूढ़ हो जाता है, एक ही चीज के लिए प्रयुक्त हो जाता है। जैसे बैल लिखा गया है, यदि बैल को आज जो शब्द लिखा गया है इसको मैं बै और ल को अलग करूं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह चांदी, इसी तरह कलम, इसी तरह पेड़ और पुस्तक, यदि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिनका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता और टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात वो सार्थक नहीं होते हैं, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। याद रखिएगा, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, योग प्लस इक, अर्थात ऐसे शब्द जो योग से अर्थात किसी शब्द के जुड़ने से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग या मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जल और निधि, इसी तरह से सेना और पति। अब सेना भी एक शब्द जो शब्द है ये सार्थक शब्द है, इसी तरह पति भी एक सार्थक शब्द है, और दोनों शब्दों में जब अपना अर्थ होगा और उनके टुकड़े किए जाएंगे तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाएगा। जैसे आप सेनापति देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं शिव प्लस आल्य, अर्थात शिव एक भगवान का नाम है, एक देवता का नाम है, और आल्य का अर्थ होता है घर, अर्थात शिवालय। इसी तरह पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक का मतलब जिसको आप पढ़ते हैं आप सभी जानते हैं, पुस्तक एक सार्थक शब्द है, और आल्य का अर्थ घर होता है, अर्थात पुस्तकालय जिसको आप लाइब्रेरी बोलते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कि दो शब्दों के मेल से बने हैं और उनके अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो भी उनका अपना अर्थ निकलेगा, या किसी शब्द के अंदर कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो भी उनका एक जो है अर्थ निकलता है, तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसा हमने अभी प्रत्यय किए थे, तो नियम प्लस इत, इसमें इत प्रत्यय जोड़ दिया गया और यह बन गया नियमित। इसी प्रकार अप प्लस मान, अर्थात मान के अंदर अप जो है उपसर्ग जोड़ दिया गया, तो इसका भी अगर इसके टुकड़े करते हैं तो इन दोनों का अपना अपना अर्थ भी रहेगा। इन्हें कहा जाता है यौगिक शब्द। अब बात करते हैं योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक होकर किसी भी विशेष अर्थ का प्रयोग के लिए प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो यौगिक होकर भी जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं परंतु उनका जो अर्थ रहेगा वह विशेष एक ही रहेगा, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? पीतांबर, पीत प्लस अंबर, अर्थात पीत पीले और अंबर अर्थात कपड़े। अब पीतांबर जो शब्द है वह केवल एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? श्री कृष्ण के लिए। इसी तरह हम दशानन के बारे में पढ़ते हैं, दश प्लस आनन, उनको भी टुकड़े किए जा सकते हैं परंतु उनको एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे दश आनन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पे उनके अर्थ तो रहेंगे परंतु जब उनका विशेष अर्थ होगा वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला जो भेद है वह है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे कौन सा भेद है? अर्थ के आधार पे दो भेद होते हैं। कौन से? एक तो सार्थक और दूसरा निरार्थक। सार्थक अर्थ क्या होते हैं? जिनका अपना कोई अर्थ निकलता है। जैसे मैं लिखूं ज प्लस ल, जल, जल का अर्थ क्या होगा? पानी। अर्थात जब मैंने ज और ल इन दो वर्णों को आपस में जोड़ा और इनके जुड़ने पर एक अर्थपूर्ण शब्द मेरे पास में आ गया। जैसे मैंने बोला जल। अब जल जो है, सार्थक जो शब्द है जल, जल का अर्थ है पानी है। अगर अर्थ है तो स प्लस अर्थक, अर्थ के साथ, जी हाँ इनका अर्थ है, तो ये क्या बनेगा? जल का अर्थ क्या बनेगा? पानी। तो जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, डंडा, ठंडा आदि। ठीक है, और निरर्थक क्या होते हैं? निरर्थक ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक कहलाते हैं। निर का अर्थ नहीं, जो साथ नहीं है, और अर्थक मतलब जिसमें अर्थ नहीं है। अब पानी के साथ में वाणी शब्द जोड़ दिया गया। वाणी, वाणी, वाणी एक शब्द होता है जिसमें अण का प्रयोग किया जाता है, वाणी कोई शब्द नहीं होता। चाय, शाय, शाय कोई शब्द नहीं होता है। रोटी, वोटी, वोटी कोई शब्द नहीं होता है। पंजाबी में वोटी हम कह सकते हैं कि पत्नी को कहा जाता है परंतु हिंदी में वोटी नाम का कोई शब्द नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर वाणी, शाय, वोटी निरार्थक शब्द हैं, इनका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है। अब सार्थक शब्द में कौन कौन से शब्द आएंगे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं।
कुछ जो पुस्तकें हैं उनमें केवल सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द यही बताया गया है, या उसके रूप बता दिए गए कौन कौन से रूप हैं। यहाँ पे उन रूपों को मैंने खोलकर करवाया है, ध्यान से देखिएगा। सार्थक शब्द के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे? सार्थक में आएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो किसी का विपरीत अर्थ देते हैं, ठीक है, जो हमें विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें कहा जाता है विलोम शब्द। जैसे मित्र का बन सकता है शत्रु, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ठंडा का बन सकता है गर्म, अर्थात जो भी ऑपोजिट मीनिंग हमें देते हैं, जैसे मित्र का शत्रु, दिन का रात, जो भी ऑपोजिट मीनिंग हमें देंगे उन्हें कहा जाता है विलोम शब्द, और इनको रखा जाएगा सार्थक शब्दों के अंतर्गत। ये सार्थक शब्दों के नीचे कार्य करने वाले शब्द मान लीजिए आप, ठीक है। फिर आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? जो आपको समान अर्थ देते हैं किसी चीज का, समान अर्थ देते हैं किसी शब्द का, उसे पर्यायवाची कहा जाता है, या समानार्थक भी हम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दिया गया है कमल। अब कमल के लिए पंकज, सरोज, नीरज, इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है हवा, हवा के लिए वायु, अनिल, समीर, ये शब्द जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। सो पर्यायवाची शब्द कहते हैं जो समान अर्थ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आर्थी। एक आर्थी शब्द केवल एक ही अर्थ का बोध करवाने वाले, ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध करवाएंगे उन्हें एक आर्थी कहेंगे। जैसे गाय, पवन, नदी, पर्वत, सागर, ये सभी एक ही अर्थ का बोध हमें करवाएंगे, इन्हें एक आर्थी कहा जाता है, ठीक है। अनेक आर्थी, जब एक शब्द होगा और उसके अधिक अर्थ निकलेंगे, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए हंस। अब हंस क्या है? सूर्य को कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, एक पक्षी को भी कहते हैं। इसी तरह अक्ष दिया गया है, आंख को भी अक्ष कहते हैं। किसी वस्तु की धुरी हम कहते हैं कि जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। सो यहाँ पर अक्ष शब्द का प्रयोग आंख और धुरी दोनों के लिए किया गया है, अर्थात एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होना, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे शब्द के चौथे भाग पर। चौथा भाग कौन सा है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। ध्यान से देखिएगा इनको, विकारी व अविकारी। पहले देखिए विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन योग्य या बदलाव योग्य। जिनमें परिवर्तन आ सकता है उन्हें विकारी कहा जाता है, और जिनमें परिवर्तन नहीं आता उनके आगे अ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। अ का अर्थ होता है नहीं, तो अविकारी मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं आ सकता। देखिए कैसे ये विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जिनमें बदलाव आ जाता है, वे कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं विकारी। जैसे लड़का। अब अगर बात करें वचन के आधार पे, तो आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। लड़के के लिए देखिए आपने यहाँ पर लिखा गया लड़के, लड़कों, लड़की। यहाँ पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर इसे बदल दिया गया। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब विकारी जो शब्द हैं जिनमें बदलाव आ सकता है वो कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण विकार आ सकते हैं या आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी उदाहरण दिखाता हूं आपको। संज्ञा शब्द। संज्ञा आप सभी जानते हैं संज्ञा क्या होती है? जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध करवाती है उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के आधार पे कैसे आएगा? देखिए लड़का पढ़ता है, अगर इसका मैं वचन बदलूंगा तो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है यह सौरभ की पुस्तक है, यह सौरभ की पुस्तकें हैं। अब यहाँ पे क्या है? वचन के आधार पे बदलाव ला दिया गया। अब इसके बाद देखिए अगला देखते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा का स्थान लेते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वह बोलता है। अब वह का यदि हम बात करें, वचन बदलो करें तो वो क्या हो जाएगा? वे बोलते हैं या वे खेलते हैं, ठीक है। यह मेरी पुस्तक है। अब यह के लिए क्या कर देंगे? ये मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा मे बी आप सभी को। ध्यान से वीडियो को देखते चलिएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसे। फिर आ गया विशेषण शब्द। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषता, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हमारे सामने जो प्रकट करते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। काला घोड़ा, इसका अगर लिंग बदलें तो काली घोड़ी, अगर इसका वचन बदलें तो काले घोड़े। इसी तरह से पुराना कपड़ा, लिंग बदलें तो पुरानी पुस्तक, ठीक है। पुराने मित्र। तो आप देख रहे हैं पुराने शब्द के अंदर जो परिवर्तन किया जा रहा है विशेषता की बात यहाँ पर
की जा रही है, विशेषता बदल रही है, विशेषता का लिंग भी बदल रहा है, वचन भी बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काला घोड़ा की विशेषता क्या थी, काला थी, उसको काली कर दिया गया, काले भी कर दिया गया, दोनों के अंदर बदलाव आ रहा है। क्रिया जो विशेषण के अंदर जो बदलाव आ रहा है वह जो आपका लिंग के आधार पे भी आ रहा है और वचन के आधार पे भी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया शब्द। क्रिया शब्द जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से। राजन बाजार गया, सुगंधी विद्यालय गई। अब देखिए यहाँ पर गया आया, परंतु लिंग के आधार पर यहाँ पर गई कर दिया गया, ठीक है। अब अविकारी शब्दों पर बात कर लेते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि परिवर्तन नहीं आएगा, उनको कहा जाता है अविकारी शब्द, ठीक है। और इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हिरन तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया है और तेज उस क्रिया की विशेषता है। दौड़ना एक क्रिया है और कैसे दौड़ता है, दौड़ने क्या विशेषता है, तेज, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए ध्यान से। इसी तरह से राजीव अभी आया है, आने की क्रिया क्या है कि वह अभी आया है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भेद हमारे पास में अविकारी का रहेगा, संबंध बोधक। वे शब्द जो संबंध, जो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ में संबंध बनाएंगे, ठीक है, संबंध स्थापित करेंगे, उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक। जैसे रितिका घर के बाहर खड़ी है। अब के बाहर का ना तो वचन बदला जा सकता, ना ही लिंग बदला जा सकता, ठीक है, इसीलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। गुलदस्ता मेज के ऊपर रखा है। अब इन्हें संबंध बोधक क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुलदस्ता मेज के साथ एक संबंध बना रहा है। क्योंकि जो गुलदस्ता है वह मेज के ऊपर रखा हुआ है, के ऊपर रखा हुआ है, तो वो एक संबंध बना रहा है वहाँ पे, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक संबंध बन रहा है, इसीलिए इन्हें संबंध बोधक कहते हैं। और इनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता कारक, लिंग और वचन के आधार पर। अब बात करेंगे समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक कंजक्शन आप सभी करते हैं, अर्थात दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें कंजक्शन या समुच्चय बोधक कहा जाता है। तुम लड्डू खाओगे या घर ले जाओगे, ठीक है। इन्होंने दो वाक्यों को जोड़ा कि तुम लड्डू खाओगे या घर लेके जाओगे। इस तरह से इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, ठीक है, एक विकल्प दे दिया कि तुम लड्डू खाओगे या घर लेकर जाओगे। इसी तरह से देखिए अनीता और कविता, अब और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक कंजक्शन का काम कर रहा है। दो जो लड़कियां हैं, जो दो बहनें हैं, और लगाकर उन्हें जोड़ा जा रहा है कि अनीता और कविता दो बहनें हैं। वाक्य हम देख रहे हैं कि और जो है वह जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जब हम अपने मन के भावों को, ठीक है, जो मन के भाव हैं वो चाहे हर्ष अर्थात खुशी है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है आदि का बोध जिन शब्दों से होता है उन शब्दों को ही विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। वैसे ऐसे शब्द जो हैरानी से आपके मुख से निकलते हैं, अचानक निकल जाते हैं, उनको विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अरे वाह यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब ये अरे वाह जो शब्द निकला है यह अचानक किसी के मुख से निकला है, हैरानी से निकला है, इसलिए इसे यहाँ पर विस्मयादि बोधक कहा जाएगा। छी तुम झूठ बोलते हो, अब ये भी एक तरह से किसी के मुख से निकला है। हाय मैंने यह क्या कर डाला, इस तरह से जो हाय शब्द है वह भी विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ही रखा जाएगा। है न्यूजीलैंड ने टेस्ट श्रृंखला जीत ली है, अब ये भी एक तरह से आश्चर्य का भाव इसमें किया गया है, हैरानी का भाव किया गया है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक के बारे में आपको बताया गया। तो स्टूडेंट आज हमने ये जो चैप्टर पढ़ा इसके अंदर हमने पढ़ा कि शब्द क्या होता है, शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं और उन सभी के जो भेद होते हैं उन पे हमने पढ़ा। सो आइए देखते हैं क्या हमने इस पाठ में आज सीखा। आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि वर्णों के सार्थक योग से जो चीज़ बनकर हमारे पास में आती है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें आपके पास में रचना के आधार पर शब्द के भेद दिए गए हैं जो 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द दिए गए हैं जिनकी संख्या 4 है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से ठीक उसी प्रकार लाए गए हैं। तद्भव क्या होते हैं, जिनको हिंदी में परिवर्तित किया गया है संस्कृत से लाकर। देशज जो देश की क्षेत्रीय बोलियों से जो बने हैं। विदेशी जो मैंने आपको बताया था, तुर्की, अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, जो भी शब्द अन्य भाषाओं से जो लिए गए हैं उनको ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद में है अर्थ के आधार पर शब्द, सार्थक और निरार्थक।
सार्थक मैंने आपको बताया था कि जिनका अर्थ होता है, और निरार्थक जिनका अर्थ नहीं होता है। और सार्थक में हमने जो शब्द पढ़े, जिसमें हमने विपरीतार्थक शब्द पढ़ा, समानार्थक शब्द पढ़ा, पर्यायवाची पढ़े, ये सभी शब्द हमने, अनेकार्थी पढ़ा, ठीक है, एकार्थी पढ़ा, ये सभी शब्द हमने इसके अंतर्गत पढ़े। और अगर हम बात करें यहाँ पे अंतिम जो हमारे पास में है, सो ये रहेंगे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार, और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विकारी की संख्या 4 थी, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पर हमने बात की, और अविकारी में हमने बात की थी क्रिया विशेषण पर, समुच्चय बोधक पर, संबंध बोधक पर, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा भी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।